हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम आपके सामने विद्युत एवं चुंबकत्व के PYQ 2001 से 2018 तक की लेके आए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पूछा किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं, ठीक है। डायनमो इसका आंसर होता है। डायनमो आपका क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनमो इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। इनमें से कोई नहीं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर में वैद्युत ऊर्जा होती है। मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इसमें है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, सॉरी इस r स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग नियम है और व्युत्क्रम वर्ग नियम दोनों ही फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, ठीक है। Q1 Q2 क्या है, ये आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, चार्ज रखे हुए और इनके बीच की दूरी r मानी है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा F बराबर वो K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। K आपका वैद्युतशीलता यानी वैद्युत नियतांक है, ठीक है। बाय एयर अगर निर्वात में है या एयर में है तो इसके लिए हम K की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो आपका F बराबर K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्त वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अभी बताया विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है। डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो अभी बताया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन में से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो विद्युत शेल डैश परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को ऊष्म ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो एक फोटो विद्युत शेल आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। परिशोधक का प्रयोग
डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, एसी को डीसी में। तो पारिशोधक आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पारिशोधक का प्रयोग एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन मोटर द्वारा होता है। ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तापायनिक प्रक्रिया यानी थर्मियोनिक प्रोसेस द्वारा होता है। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तन ट्रांसफार्मर द्वारा होता है, ठीक है। ये सारे परिवर्तन याद रखिएगा। पारिशोधक एसी को डीसी में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तापायनिक ऊर्जा या तापायनिक प्रक्रिया, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में ट्रांसफार्मर और एसी को डीसी में परिशोधक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। मोटा तार, पतला तार, निम्न गलनांक मिश्र धातु, उच्च गलनांक मिश्र धातु। फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन से फ्यूज तार में गुण होने चाहिए ये पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी 2 and 3, यानी पतला तार और निम्न गलनांक का मिश्र धातु होना चाहिए। सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्न गलनांक मिश्र धातु तथा तार पतला होना चाहिए, जिससे विद्युत परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाए तथा विद्युत परिपथ सुरक्षित रहे, ठीक है। नेक्स्ट, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर, लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? एसी धारा क्षति को कम करने के लिए, कॉपर क्षति को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस क्षति को कम करने के लिए, घर्षण क्षति को कम करने के लिए। हिस्टेरेसिस लूप आपने क्लास इंटर में पढ़ा होगा, 12th में। तो बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर जो होती है उसका क्यों प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एसी धारा क्षति को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ, जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के साथ, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के लंबवत, जियोमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के लंबवत। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ रखा जाता है, ठीक है। जो जनरेटर में ब्रश जो लगे होते हैं उनको मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध आरसी होता है गति के व्युत्क्रमानुपाती, गति के समानुपाती, गति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या गति के वर्ग के समानुपाती। तो जो जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो गति के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? इसमें अधिक विद्युत ऊर्जा समाहित होती है, या वोल्टेज के उतार चढ़ाव से मुक्त होता है, इसकी उत्पादन लागत काफी कम होती है, या न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संरक्षण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। तो डीसी की अपेक्षा हम लोग एसी क्यों लाभ है ये पूछा है, एसी क्यों यूज करते हैं ज्यादा? ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संरक्षण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है, बट डीसी का ऐसा नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती इस एक्सप्लेनेशन है इसका। प्रत्यावर्ती धारा को पावर हाउस से किसी दूरस्थ स्थान तक ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्च वोल्टेज पर भेजा जा सकता है। आपको पता होगा जो एसी हमारी है उसको हम ट्रांसफार्मर की सहायता से दूरस्थ स्थान पर भेज सकते हैं, एवं वांछित स्थान पर पहुंचने पर पुनः इसे निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार पारेषण में ऊर्जा ह्रास बहुत कम होती है, पारेषण लागत भी बहुत कम आती है। डीसी का ट्रांसफार्मर की सहायता से इस प्रकार का पारेषण नहीं किया जा सकता, बट डीसी के साथ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए हम एसी हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो धारिता। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में आपको डीसी को ब्लॉक करना है तो आपको धारिता लेना पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को डीसी को रोकने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, डीसी वोल्टेज के लिए आवृत्ति शून्य है, इसलिए कैपेसिटेंस रिएक्टेंस अनंत होता है। क्वेश्चन 16 आपका, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है टन में, सीओपी में, प्रतिशत में, तापमान में। तो कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को हम सीओपी में व्यक्त करते हैं। सीओपी का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी 1.1 वोल्टेज, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य। तो 90 डिग्री से ज्यादा जब हो जाता है तो वो शून्य होगा। ठीक है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ व अक्रिय गैस, ए फिलामेंट परावर्ती पदार्थ व पारावाष्प, फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प, दो फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ तथा पारावाष्प। ये तीनों होते हैं। ठीक है, दो फिलामेंट होते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है व पारावाष्प होता है ट्यूबलाइट में। आपका ट्यूबलाइट में अक्रिय गैसें भरी होती हैं जैसे कि ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉनिक हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कर रहा है ना, करंट लेके हीट हमें दे रहा है। बैटरी आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विद्युत उपकरणों को क्यों भू संपर्कित किया जाता है? किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए। अच्छा, विद्युत उपकरणों को हम भूमि के द्वारा लगा देते हैं ना, तो ऐसा क्यों करते हैं? आघात के बचाव के लिए, खपत कम करने के लिए, लघु पतित होने से बचाने के लिए। तो आघात के बचाव के लिए ऐसा हम करते हैं। ठीक है, भू संपर्क में कर देते हैं तार को, अर्थिंग जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, पंखा, फ्रिज जैसे उपकरणों में जिसमें धात्विक ढांचा होता है, सुरक्षा की दृष्टि से भू संपर्कित तार यानी अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। यह तार अल्प प्रतिरोध परिपथ उपलब्ध कराकर सुरक्षा प्रदान करता, तो इस तार का प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। वस्तुतः जब धात्विक ढांचे में कोई धारा प्रवाहित होती है तो यह उसे पृथ्वी के विभव पर कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रयोक्ता को तीव्र विद्युत आघात से क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जूल का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। बताइए क्या कहा जाएगा? इसे ओम का नियम कहा जाएगा। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो R आएगा, तो V बराबर IR या R। R क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। V क्या है? वोल्टेज यानी विभवांतर। I क्या है? करंट है आपकी। ठीक है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। ठीक है, नेक्स्ट, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, या कोई नहीं। तो जो डायोड है वो ऐसी युक्ति है जो एक ही दिशा में धारा को प्रवाहित होने देती है। ठीक है,
तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है, केवल एक ही दिशा में बहती है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, वोल्ट मीटर, कम्यूटेटर, एनीमोमीटर या एमीटर। तो अभी मैंने बताया था विद्युत धारा का मापन एमीटर से करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ट्रायोड का प्रयोग होता है एम्पलीफायर के रूप में, दोलित के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में, ये सभी में। बताइए आपका ट्रायोड का प्रयोग किस में होता है, किस लिए किया जाता है, ये पूछा है आपसे। तो ट्रायोड का प्रयोग आपका एम्पलीफायर, दोलित, ट्रांसमीटर, तीनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में इसलिए प्रयोग में लाया जाता है, वोल्टता को कम करने के लिए, वोल्टता को बढ़ाने के लिए, विद्युत आवेश को संग्रहित करने, विद्युत आवेश को उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। संधारित्र जो आपका कैपेसिटेंस है उसको हम क्यों यूज करते हैं सर्किट में, ताकि जो हमारे पास आवेश यानी जो चार्ज है उनको हम कलेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दबाव बनाती है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में, या दबाव नहीं बनाती। तो सभी दिशाओं में वायु का दबाव होता है, ठीक है। भारत की आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है 3%। नेक्स्ट, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी कम चुंबकनशील होने के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकशील होने के कारण, अधिक घनत्व होने के कारण। तो बताइए स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्यों? क्योंकि अधिक धारण क्षमता के कारण, इसकी जो क्षमता है वो धारण करने की अधिक है। स्टील की अधिक धारण क्षमता के कारण उसे चुंबकित करना कठिन है, जबकि कच्चे लोहे को आसानी से चुंबकित किया जा सकता है ना, पता होगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, संधारित्र, प्रतिरोधक, प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस। तो शक्ति गुणांक को आपको उन्नत करना है ना, तो संधारित्र यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी बताया था कैपेसिटर क्या करता है आपका, संधारित्र विद्युत आवेश को संचित करता है, ठीक है। तो शक्ति गुणांक भी इसका क्या होगा, उच्च होगा। नेक्स्ट, वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, सबसे निचले, सबसे ऊपर, मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए, प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल, पावर, यूनिट से मैच करना। तो प्रतिरोध आपका ओम से नापते हैं, विद्युत प्रवाह यानी कि धारा एम्पियर से नापते हैं, बल न्यूटन से नापते हैं, पावर को वॉट से। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, आदिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष आपका किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है 0, बहुत कम, अनंत, बहुत अधिक। तो फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है बहुत कम, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ये हमारा सर्किट फॉरवर्ड बायस है, तो ये पी टाइप आपका है, ये एन टाइप है। अगर पी वाले सिरे को हम पॉजिटिव से लगा रहे हैं, एन वाले सिरे को निगेटिव के बैटरी से लगा रहे हैं, तो ये जो सर्किट अब बना ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड बायस,
और अगर पी जंक्शन को मैं निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से लगाऊंगी तो इस सर्किट को बोलेंगे ये इसमें किस समय है, रिवर्स बायस में है। ठीक है। नेक्स्ट 40 वॉट, 60 वॉट और 100 वॉट के तीन बल्बों को 200 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऊर्जा की खपत होगी 100 वॉट के लिए सबसे अधिक, 60 वॉट बल्ब के लिए सबसे अधिक, 40 वॉट के लिए सबसे अधिक, तीनों बल्ब के लिए एक समान। तो ऊर्जा का खपत पूछा है, तो अगर 40 वॉट का बल्ब है तो उसके लिए 200, बैटरी तो एक ही लग रही ना, तो 200 वोल्ट के लिए इसके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आएगा। 40 वॉट के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की खपत होगी। ठीक है, क्योंकि बल्ब किस में लगे हुए हैं, सारे श्रेणी क्रम में लगे होंगे ना, तो सबसे कम वॉट का बल्ब सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करेगा, इतना याद रखिए। ठीक है, बल्ब में एक ही डाला जाएगी है ना, आई आपकी सेम रहेगी, पी आपको टी है 200 वोल्ट, यहाँ से आप देख लीजिएगा पी निकाल के किसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, उससे भी आप कह सकते हैं। प्रतिदीप्त प्रकाश नालिका के प्रकाश विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य है विद्युत स्फूलिंग को रोकना, वोल्टता को बढ़ाना, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, पावर फैक्टर को कम करना। तो वैद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य यही है कि पावर फैक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी कम आ जाए। ठीक है, क्योंकि जब पावर फैक्टर की वैल्यू कम, इसका मतलब वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो जाता है। ठीक है, पोजी पीजो विद्युत प्रभाव डैश द्वारा विद्युत उत्पादन है, रासायनिक प्रभाव, परिवर्ती क्षेत्र, तापमान, दाब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, पोजी विद्युत प्रभाव आपका दाब द्वारा विद्युत उत्पादन है। ठीक है, एन समरूप प्रकाश बल्बों को जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई से पी शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए, वे कुल शक्ति लेंगे। तो जितने बल्ब है ये एन समरूप के बल्ब और जितनी शक्ति आपने दी है पी बाय एन। ठीक है, शक्ति कितनी होगी, पी बाय एन। 96500 कुलाम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर एसटीपी पर कितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। तो एसटीपी पर जब बोलता है तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। ठीक है, एसटीपी का मतलब ही यही होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, ये भी याद रखिएगा। किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बंद पाश नेटवर्क में सभी आईआर अनुपातों का ईएमएफ का बीजगणितीय योग होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, बैटरी के ईएमएफ के बराबर, तो शून्य होता है। ठीक है, किरचॉफ का जो नियम है किसी बंद पाश नेटवर्क के सभी आईआर अनुपातों तथा ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव शून्य के बराबर होता है। ठीक है, 54 क्वेश्चन, बिजली घर में से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, एमीटर, डायनेमो। तो ट्रांसफार्मर। ठीक है, निम्न में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, पीवीसी, रबर, ग्रेफाइट, कांच। तो पीवीसी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपकी एक प्लास्टिक है, रबर भी इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, कांच में भी नहीं होगी, ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है। ठीक है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के की न्यून प्रतिरोधक शक्ति पर, गलन बिंदु पर, चालकता पर, सामर्थ्य पर। वो भी बताया गया था गलन बिंदु पर। ठीक है,
एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? संचालन में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए ही फ्यूज तार का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक फ्यूज तार का उपयोग गैस के लिए किया जाता है, अभी बताया गया आपको। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है बट ऑप्शन और क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फ्यूज का तार बना होता है तांबा और लोहे का, तांबा और शीशे का, शीशा और टिन का, या शीशा का? तो शीशा और टिन का बना होता है आपका फ्यूज तार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ किस धातु का बना होता है? तो शीशा और टिन का। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का उपयोग जो है आपका एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है डीसी में चेंज तो कर देता है एसी को, बट जो ऐसा हमें ग्राफ मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। और जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देते हम क्या है, एसी, दोनों में ही एसी दे रहा है, लेकिन मिलता क्या है हमें? हाफ वेव में ऐसा ग्राफ मिलता है डीसी के लिए और फुल वेव में ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, सिंपल। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है स्विच के रूप में, प्रवर्तक के रूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों के रूप में। ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग स्विच के रूप में और प्रवर्तक दोनों के रूप में किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर जो है आपका, इसमें प्रवर्तक और स्विच के रूप में किया जा सकता है इसका उपयोग। और ट्रांजिस्टर आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपकी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी का मतलब है पहले पी होगा, फिर एन होगा, फिर आपका पी होगा, पीएनपी, और बैटरी हमारी लगी होगी, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। एनपीएन में ये एन हो जाएगा, ये पी है, एन बैटरी हमारी लगी होगी। ठीक है, पी को हमेशा पॉजिटिव और एन से निगेटिव। ठीक है, और ट्रांजिस्टर हमारे अर्धचालक से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर पी व एन प्रकार के अर्धचालक से बनी ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, बाकी ये सब कुछ हमसे पूछने वाला नहीं है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा ग्राफ मिलता है, फुल वेव में ऐसा मिलता है। ट्रांजिस्टर हमारे अर्धचालक के बने होते हैं, पी और एन के। ठीक है, और इसका उपयोग स्विच और प्रवर्धक के रूप में किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली के चलने वाला साधन, धारा से चलने वाला साधन, वोल्टता से चलने वाला साधन, या प्रतिरोध से चल। तो ट्रांजिस्टर जो है आपका धारा से चलने वाला साधन है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है हैवीली डो, लाइटली डो, मॉड्यूलेटरी डो, इनमें से कोई नहीं। तो किसी ट्रांजिस्टर का आधार आपका लाइटली डो होता है। ठीक है, आवेश Q दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के केंद्र में है। स्थित है, तीनों आवेशों का तंत्र संतुलन में होगा। Q निम्नलिखित किसके बराबर होगा? +Q/2, -Q/2, -Q/4, +Q/4। एक प्लस होगा इनमें से, एक माइनस होगा। दो समान आवेशों के ठीक बीच में रखा गया आवेश सदैव संतुलित होता है। आवेशों की प्रकृति और मात्रा पर निर्भर नहीं करता, उनकी प्रकृति पर कोई निर्भर नहीं करेगा कि वो पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो जो ये Q का किसके बराबर होगा? आपका Q जो है -Q/4 के बराबर होगा। जितना ये चार्ज होगा उसका 1/4
4 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q को एक अन्य नियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जा सकता है। किया गया कार्य तभी शून्य होगा सभी स्थितियों में यदि Q प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाए, यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक जैसा हो, यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो और उनके चिन्ह विपरीत हो। तो पूछा है Q एक नियत बिंदु आवेश के गिर्द वृत्तीय पथ के साथ गतिमान है, तब कार्य शून्य होगा। तो सभी स्थितियों में कार्य उसका शून्य होगा। ठीक है, सभी स्थितियों में कार्य शून्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। आवेश द्वारा किया गया कार्य सभी स्थितियों में शून्य होगा। समविभव पृष्ठ होने के कारण विभवांतर भी। क्वेश्चन नंबर 69 आपका है ये। समविभव पृष्ठ होने के कारण विभवांतर भी शून्य होगा, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, V बराबर W बाई Q फॉर्मूला होता है। समविभव पृष्ठ है इसलिए विभवांतर 0 होगा। विभवांतर 0 होगा तो आपका वर्क डन, कार्य भी 0 हो जाएगा Q से मल्टीप्लाई होके। ठीक है, जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वह है S एल्युमिनियम यानी सल्फर, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सल्फर। ठीक है, सल्फर विद्युत का कुचालक है, बाकी तीनों सुचालक है। उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है सिल्वर, एल्युमिनियम, सोना, कॉपर, प्लेटिनियम। तो सिल्वर है आपका। अगर हम ये जो घरों में तार लगाते हैं बिजली के, मोटे मोटे ब्लैक, इसकी जगह अगर हम चांदी के तार लगाएं तो हमारा बिजली का बिल बहुत कम आएगा। ठीक, बट ऐसा, लेकिन हो सकता है सुबह आपको वो तार घर पे कटा हुआ मिले या मिले ही ना। ठीक है, इसलिए हम चांदी का तार प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम सिल्वर का तार प्रयोग करेंगे तो हमारे घर बिजली बहुत ही कम आएगी, क्योंकि ये उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है, इसमें करंट बहुत तेजी से पास होती है। ठीक है, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? फास्फोरस, सिलिकॉन, लकड़ी, ग्लास। तो यहाँ पे सिलिकॉन। आपके पास दो अर्धचालक मेन आएंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन यहाँ पे आपका अर्धचालक है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिका आदि आते हैं। ठीक है, मेन आपके ये दोनों पूछे जाएंगे। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ सकता है या घट सकता है? जी नहीं, बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, विद्युत रोधी टेप, ग्लास फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विद्युत रोधी आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है। ये क्या है आपका? एक प्लास्टिक है। ठीक है, और ये प्लास्टिक कैसा? लचीला वाला प्लास्टिक है, इसको हम घुमा सकते हैं, लचीला है मतलब। निम्न में से कौन विद्युत रोधी है? लाख, चारकोल, सीसा, एबोनाइट। तो चारकोल आपका विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि में प्रवाहित नहीं होती है। चारकोल विद्युत का चालक है। इसने पूछा विद्युत रोधी नहीं है, तो चारकोल विद्युत रोधी है, बाकी सब आपके विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, यही है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई यूनिट एम्पियर। समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को परावैद्युत सिल्ली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है। सिल्ली को बाहर निकालने में बाह्य अभिकर्मक द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। कुछ आवेश सेल से प्राप्त किया जाता है, ऐसा तो है नहीं। कुछ आवेश सेल को लौटा दिए जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं।
कैपेसिटर के विभवांतर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं, यानी C बराबर Q बाय T। धारिता का मात्रक, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, फैराड होते हैं, या फैराडे भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर भरा हुआ इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाय T, ये होता है। ठीक है, समांतर पट्टिका, कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को परावैद्युत झिल्ली द्वारा भरा जाए तो कैपेसिटर का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का मान बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कैपेसिटर को EMFE तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाता है। कैपेसिटर के विभव अंतर ग्रेटर देन E होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेल का विभव अंतर जो है कम होगा E। ठीक है, E से आपका कम होगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। न्यूटन का नियम क्या है, F बराबर M। आइंस्टीन का नियम क्या है, E बराबर MC स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, A का 2, B का 1 3 2 1 3 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर C इज राइट। ठीक है, मेगर मापने का एक उपकरण है। बहुत कम प्रतिरोध, एक कॉइल का Q, इंसुलेशन प्रतिरोध, एक कॉइल का प्रेरकत्व। तो आपका मेगर से एवर मापने का एक उपकरण है, कौन सा, इंसुलेशन प्रतिरोध। ठीक है, मेगर की सहायता से इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है AC आपूर्ति, DC आपूर्ति, 12 वोल्ट AC, या परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है तो DC। ठीक है, ये कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है, DC आपकी। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। विद्युत बल्ब के तंतु किसका बना होता है, तांबा, टंगस्टन। तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक आपका 3000 लगभग होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने कहा था ना ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है, टंगस्टन। समांतर नाइक्रोम का उपयोग होता है लैंप की तंतु में, ऊष्मक की कुंडली में, ट्रांसफार्मर की बैंडिंग बैटरियों के संयोजन में। तो ऊष्मक की कुंडली में, जो हीटर में कुंडलियां बनी होती है वो नाइक्रोम के तार की होती है। ठीक है, किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है, अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर निकलने के कारण, निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण, या कोई अन्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निर्वात स्थानों पर भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण। ठीक है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है, क्योंकि अभी बताया इस तंतु धातु का वायुमंडलीय गैस के संपर्क में तीव्र प्रतिक्रिया होती है, अंदर ज्वलनशील गैस भरे होते हैं, अक्रिय गैस काफी गर्म होती है। ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर जो है निर्वात होता है, शून्य है। ठीक है, और जब अंदर एयर जाती है तो उसकी वजह से आवाज आती है। ठीक है, बल्ब के अंदर क्या है, निर्वात है, शून्य है, यहाँ पे निर्वात होना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जिस कारण बल्ब टूटने पर बाहर की वायु तेजी से अंदर प्रवेश करती है जिससे आवाज आती है। एक विद्युत लैंप का फिलामेंट श्वेत तप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि इससे होकर थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है। ऐसा कुछ नहीं, धारा तो समय बराबर जाएगी। इसका गलनांक काफी अधिक होता है, यह काले लोहे की बनी होती है,
इसका प्रतिरोध काफी कम होता है। ठीक है, जो आपका फिलामेंट श्वेत तत्व वाला लिखा है उसका प्रतिरोध क्या होता है, काफी कम होता है, इसलिए वो बहुत हल्का गर्म होता है। फिलामेंट का तार टंगस्टन धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है। पतले होने के कारण इसका प्रतिरोध और बढ़ जाता है जिससे विद्युत धारा का ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप तार गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम हो जाता है। मोटा तार होने के कारण प्रतिरोध और कम हो जाता है। ठीक है, फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का जो अगला सिरा वो उसने पूछा था ना, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है जबकि फिलामेंट का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, तो मोटाई बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है। मोटाई बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो शीशा का होता है। ठीक है, स्टोरेज बैटरी में शीशा तत्व का उपयोग होता है। स्टोरेज में आपका नीफे यानी निकिल और आयरन का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बट ऑप्शन में हमारे नहीं है। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु है लोहा, जस्ता, तांबा, कलई। तो जस्ता। ठीक है, इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो जस्ता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्टोरेज बैटरियों में जिंक धातु का इस्तेमाल किया जाता है। सूक्ष्म सेल में जिंक का उपयोग एनोड बनाने के लिए किया जाता है और कार्बन में कैथोड बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, घरों में लगे बिजली के मोटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं वोल्ट में, एम्पियर में, किलो वॉट यूनिट में। ठीक है, जो घर में आप यूनिट करते हैं ना, बोल रहे हैं इतनी वॉट यूनिट आई है, इतनी किलो वॉट हावर यूनिट है, इसी को यूनिट बोलते हैं। 1 किलो वॉट हावर ऊर्जा की मात्रा 1000 वॉट के सामर्थ्य होने वाली उपकरणों में 1 घंटे में व्यय होती है। इसका मान कितना होता है? 3600 जूल होता है। तो कोई पूछता है आपसे 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल, तो 3600 जूल। नेक्स्ट, डाइपोल टेलीविजन एंटीना के टर्मिनल एम्पीडेंस को रखा जाता है 75 ओम, 300 ओम, 0 ओम, 100 ओम। तो 75 ओम डाइपोल टेलीविजन एंटीना के टर्मिनल का इम्पीडेंस 75 ओम होता है। ठीक है, धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो अपवाह वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? यांत्रिक, रासायनिक, विद्युतिक, ताप। तो रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। कास्टिंग ढलने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष ढूंढ निकाले जा सकते हैं चुंबकीय परीक्षण द्वारा, रॉक परीक्षण द्वारा, रॉकवेल कठोरता या अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा। तो जो सूक्ष्म होते हैं बहुत कास्टिंग, उसको दोष को ढूंढ निकालने के लिए अल्ट्रासोनिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 100। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? लोहे में जंग लगना, पानी का भाप में बदलना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना। तो अब बताइए कौन सा प्रक्रिया रासायनिक नहीं है? मतलब भौतिक है। भौतिक का मतलब क्या है? जो चीज वापस
आ जाए, रासायनिक मतलब वापस ना आए। तो यहाँ पे पानी से भाप का बदलना, पानी से भाप बन जाएगा, भाप से दोबारा पानी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। ये आपके 100 टोटल क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसकी 4 या 5 वीडियो बनाई हुई है, वहाँ आपका लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।